कुछ हाईकोर्ट और सरकार ने एक 13 पॉइंट रोस्टर के फेवर में रूल लाया तो 5 मार्च को, और अगले साल 9 मार्च को सरकार को फोर्स किया गया एक ऑर्डिनेंस लाने में। डोटा ने आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मैं यही बोलूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ आज के दिन में भी जितने पोस्ट हैं उनको ठीक से दिया जाए। जो 400 के आसपास एडहॉक टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। इसके कारण है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे सेक्टर से हमें बेहतर सैलरी मिलता है, और खाली ट्रेड यूनियन पर्सपेक्टिव से नहीं, और ये मिलने के लिए भी टीचर्स को बहुत संघर्ष के रूप से जाना पड़ा है। हमारा जो प्रॉब्लम रहा है कि जो ऑल इंडिया मूवमेंट्स ऑफ ओपीएस हो रहे थे, मैं मानता हूं उसी के प्रेशर से यूपीएस आया है। नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। एक चुनाव जाहिर तौर पर छात्र संघ के इलेक्शंस के लिए है, और दूसरे जो चुनाव है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन का जो चुनाव है वो आने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। इस पूरे इलेक्शंस में एक उम्मीदवार हमारे सामने बैठे हुए हैं। राजीव सर डीटीएफ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के उम्मीदवार हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इन चुनावों के मायने क्या हैं और वो कैसे पूरे यूनिवर्सिटी के हालात को देखते हैं। राजीव सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वैसे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है वो टीचर्स का चुनाव है, लेकिन हमारे जो चैनल को देखने वाले लोग हैं वो आम लोग भी हैं, वो आम घरों के स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। वो इन चुनावों को कैसे समझें कि आखिर ये चुनाव उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सारा भारतवर्ष से बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, और जो टीचर्स भी है, हाँ, ऑल इंडिया कंपोजिशन है टीचर्स का। शायद कोई राज्य नहीं है जहाँ से टीचर या स्टूडेंट नहीं आते हैं। और अगर टीचर्स मूवमेंट आप देखोगे सारे भारतवर्ष में, डोटा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है टीचर्स मूवमेंट चलाने में सारे भारतवर्ष में। तो इसी कारण जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जब देखा गया है इस 60-70 साल में, डोटा ने और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मूवमेंट में। और स्पेशली मैं बोलूँगा टीचर्स मूवमेंट में डोटा का आई थिंक पायनियरिंग रोल रहा है। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, एक टाइम था जब टीचर्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेक्चरर में ज्वाइन करते थे, लेक्चरर में ही रिटायर करते थे। 80s के आंदोलन चला और उसमें भी डीटीएफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा कि आज के दिन में जिसको हम लोग कैस बोलते हैं, मेरिट प्रमोशन स्कीम बोलते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन का लंबा 80s में कभी 30, कभी 50, कभी 109 दिन के स्ट्राइक के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के बाद फर्स्ट प्रमोशन लागू हुआ। ये तो हुआ 80s के बाद। 90s में भी लगातार मूवमेंट चला। 2016-19 में भी, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे आप बोले हो, 2019 में जब कुछ हाई कोर्ट और सरकार ने एक 13 पॉइंट रोस्टर के फेवर में रूल लाया तो 5 मार्च को, और अगले साल 9 मार्च को सरकार को फोर्स किया गया एक ऑर्डिनेंस लाने में। डोटा ने आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मैं यही बोलूँगा कि एक ज़माने में डोटा एंटी रिजर्वेशन इस पोजीशन लिया था, डीटीएफ को लगातार चुनाव में हरवाया था एंटी रिजर्वेशन पोजीशन में। बट वो पोजीशन आज, और कोई ग्रुप जो हमें अपोज करते थे वो भी आज हमारे साथ ही हो गए हैं, सारे लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं। तो आइडियोलॉजिकल कारण जो ही हो, वी वेर सपोर्टर्स ऑफ रिजर्वेशन, और 200 पॉइंट रोस्टर में भी डोटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि इस मूवमेंट में।
और सर्विस कंडीशंस बोलिए, पे स्किल्स बोलिए, सारे भारतवर्ष में से जब एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट्स वापस लेने का कोशिश किया सरकार ने, डूटा ने ही रोल प्ले किया 2017 में। और एनईपी बोलिए, कोई एजुकेशन पॉलिसी बोलिए, अगर कोई टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे आके रोल प्ले किया है, डूटा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इमरजेंसी में भी लड़े थे आप लोग? इमरजेंसी में भी लोग खाली लड़े नहीं थे, इमरजेंसी में डूटा के बहुत साथी जेल भी गए थे। तो ये तो है। तो इसमें डूटा के रोल कोई, आई थिंक टीचर्स मूवमेंट में, वो भारतवर्ष में कोई टीचर हो वो खारिज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक कारण तो है कि हम लोग संख्या में ज़्यादा हैं, दूसरा कारण है हम लोग दिल्ली में हैं, और इश्यूज़ में यूनाइटेड होके ज़्यादातर टाइम डूटा ने रोल प्ले किया है, जो खाली दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स को मदद किया नहीं, सारे भारतवर्ष के टीचर्स के लिए सर्विस कंडीशंस, पे कमीशन और पॉलिसी के लेवल पे भी डूटा का जो क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक रहा है, आज नहीं 80s में, और आज भी वो रोल प्ले कर रहा है डूटा। तो मतलब ऐसे जुड़ता हुआ सवाल है, मतलब कई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप तो टीचर हैं ना, आपका काम तो पढ़ाना है, तो आप पॉलिसी को लेके क्यों इतने चिंतित हैं? अगर टीचर पॉलिसी लेके चिंतित नहीं होंगे तो किसको होना चाहिए? मतलब मैं किसी प्रोफेशन को नीचे नहीं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिसिस्ट को पॉलिसी लेके बोलने का राइट नहीं है, केमिस्ट को नहीं है, सारे टीचर्स का राइट है। पॉलिसी के लेवल पे हमें लगता है, और स्पेशली एजुकेशन पॉलिसी के लेवल पे अगर टीचर नहीं बोलेगा, हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। हम जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट बोले, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ टीचर्स भी बोले। हाँ, रिसेंट ट्रेंड है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शायद दोनों ही थोड़ा कम बोल रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कुछ सालों से है, उससे भी तो दूर भगाना है ना, कि ये जो डर वाला माहौल है। और मैं जानता हूँ कि ये डर वाला माहौल ज़्यादा दिन रहता नहीं है, कभी नहीं रहता है। हाँ, कुछ दिन के लिए शायद साइलेंस हो जाए, थोड़ा चुप हो, पर मैं ये मानता हूँ टीचर्स को तो ये रोल प्ले करना ही पड़ेगा। अगर कोई देश आगे बढ़ेगा, टीचर्स विल हैव टू प्ले अ ग्रेट रोल। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि अब 4 साल पहले जो है डूटा के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर हो गई प्रेसिडेंटशिप से और बाकी पोजीशन से। 4 साल के बाद आप वापस दोबारा लौटे हैं। इन 4 सालों में क्या क्या बदला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मतलब आपने एनईपी की बात की, एनईपी मुझे अच्छे से याद है कि कोरोना के वक्त में जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब अचानक से जो है एनईपी जैसी बात सुनने शुरू हुई, फिर उसका फाइनल डॉक्यूमेंट आया। कई लोगों के सवाल थे कि लड़कियों की पढ़ाई में जो है वो हम ये कहें कि वो छूट जाएंगी, पढ़ाई कर नहीं पाएंगी, क्योंकि 4 साल का कोर्स आपने बना दिया, और मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी प्रोविज़न है, बाकी सारी चीज़ें। बट आप क्योंकि टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कितना पानी बहा है इन 5 सालों में? देखिए, ये सही है कि एनईपी हम लोग अपोज कर रहे थे, या बहुत सारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे, ये भी मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि उस टाइम अपोजिशन जिस ढंग से होना चाहिए था, शायद हमारा विफलता था कि हम लोग नहीं कर पाए। उसके साथ साथ कोविड भी आप बता दिए हो, बट उस टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर और भी कुछ रीजंस थे। हमारे पास हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे थे, हमारे प्रमोशन रुके पड़े हुए थे, तो उस कारण भी एक कारण था कि जिसमें लोगों को लगा कि पॉलिसी के ऊपर क्यों बात करेंगे। बट आपको ये बोल सकता हूँ, इस बार तो ये 4th ईयर है ना, शुरू हुआ है, अभी टीचर समझ गए हैं। जो टीचर गुलदस्ता दे रहे थे, आज वही टीचर को सामना करना पड़ रहा है।
आज 1 तारीख 1 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय चालू हो गया है, सेशन चालू है। आपको बता सकता हूं कि आज भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें 30% के ऊपर सीट्स खाली है, जो कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ नहीं। इसके कारण है स्वेट, इसके कारण है लेट एग्जामिनेशन, लेट रिजल्ट्स देना, और इसके कारण है कि हमें लगता है कि ये जो डिले के भी पीछे जो कारण है, ये कारण है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को शायद हम लोग चाहते हैं, सरकार, हम लोग नहीं, सरकार चाहते हैं कि पहले बच्चे वहाँ एडमिशन ले लें। जब सारे बच्चे वहाँ एडमिशन ले ही लेंगे तो कौन फिर पैसा वापस लेके इस पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं उसमें शायद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर दिल्ली विश्वविद्यालय खाली 1-2 कॉलेज नहीं है। ऑल दी 80 कॉलेजेस आर इक्वली गुड, बट क्योंकि इस डिले के चक्कर में बहुत कॉलेजेस में, मैं किसी कॉलेज के नाम नहीं लूँगा, कि यहाँ बहुत सारे कोर्सेस में बच्चे के सीट्स खाली जा रहे हैं, जो 4-5 साल पहले ये कभी नहीं था। इसके पीछे ये जो होता है ना कि प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन के कारण पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में इस सिलेबस के नाते गिनीपिग बना दिया है बच्चों के ऊपर। मतलब 3 दिन पहले तक ना स्टूडेंट्स को पता है कौन सा कोर्स पढ़ेंगे, ना टीचर्स को पता है। 4th ईयर चालू हो गया, एक नया टीचर, एक पैसा का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं है। अगर मैं मान भी लेता हूं कि टीचर नहीं भी दे, मैं वो मानूंगा नहीं कि टीचर नहीं दे और टीचर की वर्कलोड बढ़ाते रहे, बट आप सोचो केमिकल तो आपको चाहिए ना चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। 4th ईयर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? जो लोग थियोरेटिकल साइंसेस में हैं वो लोग अगर कर भी ले, मैं मान लेता हूँ, वो भी नहीं कर पाएंगे, बट वो केमिकल कहाँ है, वो इक्विपमेंट कहाँ है? अभी जो चल रहा है 4th ईयर एनईवी के नाते, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के लिए इट्स एन अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत सारा बकवास कोर्सेस चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सारे लोग मिलके इस 4th ईयर का वो आइदर वापस करे, रिव्यू करे, बेहतर करे, और सरकार को भी देखना चाहिए कि इस ढंग से ये तो चल ही नहीं सकता है। मतलब जब आप बात कर रहे थे तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे यहाँ पे एक कॉलेज में एक केस था कि एक टीचर जो थी एडहॉक में, वो पढ़ाने आई थी और उनका जो है मिसकैरेज हुआ था। तो हम सुनते थे कि एडहॉक टीचर्स पे काफ़ी दबाव है, काम का काफ़ी दबाव है, परमानेंट टीचर्स उन्हें लिटरली गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। और जब आप उससे लौटकर यहाँ पे आते हैं सिचुएशन में जहाँ पे लोग परमानेंट हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, क्या कैसे इसे जो है आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप बताएंगे इसे? देखिए, क्योंकि हाँ बोल लीजिए। दूसरी यूनियन जो है आप वो तो कह रही हैं कि सीधे तौर पे कि हमने जो एक लल था, जो भर्तियां रुकी हुई थी, वो हमने भर्तियां करवाई हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट तो हुआ है, कोई डिनाई नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट हुआ है और अपॉइंटमेंट होना भी चाहिए था। 2016 में लोगों ने वर्कलोड बढ़ा के पोस्ट खाने का, पोस्ट कम करने का कोशिश किया। 3rd अमेंडमेंट जो आज के दिन में 16 लेक्चर्स से, एक 16 आवर्स के लेक्चर से वर्कलोड हमारे पास आते हैं, उसको बढ़ा के 22-24 घंटे में कोशिश किया था सरकार ने। हजारों टीचर सड़कों पे आए, सरकार को 3rd अमेंडमेंट यूजीसी का उसको वापस लेना पड़ा, पोस्ट आया। और 2019 में भी सारे एडहॉक टीचर्स को गेस्ट में तब्दील करने के लिए कोशिश किया। भयंकर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में प्रमोशन के बारे में, पोस्ट रह जाने के बारे में बहुत आगे बढ़ा। और ये मैं मानता हूँ कि 4000 के ऊपर अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। और जो डर था एक टाइम का
कि मैं एडहॉक हूँ, आप जो बोल रहे हो ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो डर था लोगों के दिमाग मतलब जहन में। बट अभी अगर वो डर चला गया है, उसके साथ साथ उनके सर्विस कंडीशंस जो आज सोचिए 10 साल से उससे ज़्यादा टाइम से एडहॉक पर आ रहे थे, उनके स्टूडेंट्स आज टीचर्स हो गए हैं, उनके साथ साथ ही हुए हैं। और जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस है अभी तक ओनली 4 साल से काउंट हो रहा है। तो अगर आप मेरे को बोलिए, जो टाइम एक ज़माना था, हम लोग 2014 तक 9, 10, 11 साल तक का एक्सपीरियंस हम लोग काउंट करते थे। आज टाइम आ गया है कि जितने साल लोग काम किए हैं वो एक्सपीरियंस काउंट हो उनके प्रमोशन के लिए। वो बहुत बड़ा इशू। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नथिंग मोर देन दैट। तो आज आप बोल रहे हो ना मिसकैरेज हो गया है। एक टाइम था कि एडहॉक टीचर्स को मैटरनिटी लीव नहीं मिलते थे और वो हम लोग की लड़ाई के कारण वो लीव भी मिलना शुरू हुआ। मैं ये मानता हूँ कि वो भी मिसयूज़ हुआ है, उसको मिसयूज़ इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ठीक से लागू नहीं किया है। बट आपको बता दूँ, मेरे टर्म में ही ये मैटरनिटी के लिए बहुत मेहनत किया गया था और वो लीव अवेलेबल हुआ था। बट मैं मानता हूँ कि लेट मैरिजेस एंड मिसकैरेजेस की इश्यूज़ साथियों में बहुत बड़ा है। उसके लिए स्ट्रेस के थ्रू जो टीचर्स गए हैं वो भी शायद एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न होगा। अब एक जो क्वेश्चन आप कह रहे थे ना कि आप ये जो भर्तियां हुई हैं उसको आप वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये स्टोरीज भी रिपोर्ट की हैं जहाँ पे टीचर्स 18-18 साल के जो पढ़ा रहे थे वो बाहर हुए। तो आप कहाँ टिकते हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हुए लेकिन ये भी हुआ। देखिए, मतलब कैसे एक चीज क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, बट उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट भी हुए हैं। हमारा प्रेफरेंस जो टीचर्स आए हैं सिस्टम में, बहुत लोग जो यहाँ पढ़ा रहे थे वो भी यहाँ रेगुलराइज हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आज के दिन में भी जितने पोस्ट हैं उनको ठीक से दिया जाए। जो 400 के आसपास एडहॉक टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, और जो लोग बाहर गए हैं, मैं बोलूँगा डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनमें बहुत सारे बढ़िया कैंडिडेट्स हैं। और मैं कौन होता हूँ कि ये बोलने के लिए बढ़िया है या घटिया। मैं मानता हूँ कि जो एडहॉक टीचर्स बाहर गए हैं उनको प्रेफरेंस देते हुए भी उनको इस सिस्टम में ले आने का काम भी डूटा का ही होगा। ये आखिरी सवालों में से मेरे है, आप लोग ओपीएस को लेके बार बार जो है सवाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी मांगे हैं। टीचर्स के बारे में कहा जाता है कि आपको तो बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, और तो अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी को समझा पाएँ कि टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, बनस्पति इसके कि दे आर वन ऑफ द टॉप पीपल जिनको इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, तो कैसे आप इसे जो है समझाएंगे आम लोगों को कि पेंशन वो भी ओपीएस, क्योंकि सरकार अभी ईपीएस लेके आई थी लेकिन ज़्यादातर ने जो है उन्हें कहा कि हमें ओपीएस ही चाहिए, ईपीएस नहीं चाहिए। तो इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो वैलिड क्वेश्चन है, बट आप ये देख लो कि सोचिए, मैं जस्ट एग्जांपल के तहत कि सोचिए कि 15 सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। सोच लीजिए, मैं कुछ कारण है जिसके कारण मैं 15 बोल रहा हूँ। वो कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों ना हो या एकदम लोएस्ट लेवल पे जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्यों ना हो, हमारा डिमांड आज कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ओल्ड पेंशन स्कीम है। याद रखिएगा 2004 के बाद
अभी इन कमिंग सोचिए कि अनदर 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जितने ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं वो रिटायर कर जाएंगे। तो सोचिए कि जो 2004 से, मान लीजिए 33 साल का सर्विस है सिविल सर्वेंट का, मैं आईएएस का ही बोल लेता हूँ, और एवरेज मान लेता हूँ 25 साल में, 22 साल में भी लोग कर रहे हैं, 21-22 साल में भी, और 30 प्लस में भी लोग जाके सिविल सर्वेंट हो रहे हैं। बट मैं 25 का भी कर लेता हूँ तो 35 साल का एवरेज अगर काम कर रहे हैं वो, तो 2039 तक कि जितने सर्विस होंगे तो वो लोग तो सब न्यू पेंशन वाले हो जाएंगे ना। तो आज के दिन में मेजॉरिटी जो लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जिनको पेंशन मिलते हैं, मेजॉरिटी आज न्यू पेंशन स्कीम वाले ही हैं, ये याद रखिएगा। तो आप बोल रहे हो टीचर्स को ज़्यादा सैलरी मिलते हैं, मैं बोलूँगा नहीं। अच्छा। ये एक रिलेटिव पोजीशनिंग है। इसके कारण है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे सेक्टर से हमें बेहतर सैलरी मिलता है, और खाली ट्रेड यूनियन पर्सपेक्टिव से नहीं, और ये मिलने के लिए भी टीचर्स को बहुत संघर्ष के रूप से जाना पड़ा है। तो यस, प्रोबेबली डिमांड इज ऑलवेज मोर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। बट बहुत सारे जगह में, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप बोले हो, पेंशन इज नॉट रिलेटेड टू सैलरी। अगर उस मतलब कि इनको थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, सैलरी लेके बात, मतलब पेंशन लेके बात ना करे, ये चीज़ नहीं है। नहीं, मैंने ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा सैलरी है तो जाहिर तौर पे आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही ज़्यादा होंगे। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट सोच के कुछ लोग जो सोचे थे, हमारे जस्ट सीनियर्स कुछ थे जो इन्वेस्टमेंट सोच के, वो तो हम लोग केस जीते हैं और गर्व के साथ जीते हैं और अभी जीते हैं, जो सरकार ने हमें नहीं दे रहे थे, फाइनली डूटा का ही जीत हुआ है। उसमें हम लोग सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी खिलाफ जीत के, हमारे सीनियर लोग, जो लोग पुराने सीपीएफ स्कीम में चले गए थे, उनमें भी हमारा जीत हुआ है। तो और वो लोग भी सोचे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी मोमेंट का अगर एम्प्लॉय डिपेंडेंट हो जाए, गारंटेड स्कीम तो नहीं, वो लोग भुगत के पेंशन को डिमांड किए और वो डिमांड फाइनली कोर्ट से फुलफिल भी हुआ है। तो हम यही बोलेंगे, एनपीएस को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। हमारा डिमांड बहुत सिंपल है कि जो सरकार हमें एनपीएस में दे रहे हैं वो ले दें। हम जो पैसा अभी तक दिए हैं हमें वापस दे दें। हम अपना इन्वेस्टमेंट तो वो करेंगे, बट इस सेक्टर में जो लोग आते थे या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो था, ओके, वो अट्रैक्शन पेंशन ही था, वो न्यू पेंशन नहीं था। अगर आप देखोगे, हेल्थ और हाँ, हेल्थ देखा जाएगा, आपके फ्यूचर बुढ़ापे तक का जो केयर है, दैट स्टेट विल टेक केयर ऑफ यू। उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स एंड एकेडमिक जॉब्स एट अ प्रीमियम। तो हाँ, दूसरे बहुत सारे सेक्टर से हमारे सैलरीज इक्विवेलेंट और बेहतर है, बट हर सेक्टर से बेहतर नहीं है। हाँ, बट एक पॉपुलर मार्केट में बोला गया है कि हम लोग, हाँ, रिलेटिव टर्म्स में बहुत सारे से बेहतर है, बट और बेहतर हो सकता है। और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर ओपीएस हो जाए, हमारा जो प्रॉब्लम रहा है कि जो ऑल इंडिया मूवमेंट्स ऑफ ओपीएस हो रहे थे, मैं मानता हूँ उसी के प्रेशर से यूपीएस आया है। और आप लोग कवर किए हो जंतर, मतलब रामलीला ग्राउंड में लाखों का भीड़, बहुत कम न्यूज़ प्लेटफॉर्म वो कवर भी कर पाया। उसमें मैं मानता हूँ कि हम लोग तो थे, बस जिस संख्या में अभी जो प्रेजेंट डूटा था, वो लोग थे ही नहीं, क्योंकि सरकारी सपोर्टर्स
उनको शायद लगता है कि ओपीएस का डिमांड करने से उनके आका लोग गुस्से खाएंगे, तो वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर कोई मूवमेंट तैयार नहीं करना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो जिसका ही गवर्नमेंट हो, नीचे से अगर प्रेशर आएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, टीचर्स का, पब्लिक सेक्टर्स की यूनिट्स के, आज नहीं तो कल उनको ओपीएस देना पड़ेगा। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे राजीव रे। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।